भारतीय सैन्य कहानी धर्म और विश्वासघात। अध्याय 1। नया कार्य। मेजर अर्जुन सिंह राजपूत जानते थे कि नंगे हाथों से इंसान को मारने के 47 तरीके हैं, लेकिन अब उनके हाथों से घोड़ों और ताज़ी कटी घास की खुशबू आती थी। पैरा स्पेशल फोर्स में 15 साल की सेवा ने उन्हें एक जीवित हथियार बना दिया था और उत्तराखंड की पहाड़ियों में अपने फार्म पर बिताए पिछले 5 साल उन्हें फिर से इंसान बनना सिखा रहे थे। उनकी पत्नी प्रिया मानती थी कि वह अपनी प्रतिभा को गोबर में दबा रहे हैं, जबकि वह खुद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार राजेश मल्होत्रा के चुनावी अभियान में राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने में व्यस्त थी। और उनका 19 वर्षीय बेटा कर्ण। खैर, कर्ण बस चाहता था कि उसका परिवार फिर से एक साथ हो। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि अगले 3 महीने उनकी जिंदगी को एक मौत के खेल में बदल देंगे, जहां दांव पर सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि उनका सारा जीवन होगा। ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल डूबते सूरज की तरफ ताक रही थी, एक वफादार कुत्ते की तरह। अर्जुन अपने फार्म के दूर के कोने में बने निशानेबाजी के मैदान पर लेटे थे, जो उन्होंने और कर्ण ने मिलकर बनाया था। यह वह जगह थी जहां उनके अतीत के भूत रहते थे, अस्तबल और मुख्य घर से आधा मील दूर। सांस को काबू में रखो बेटा। सांस अंदर बाहर, धीरे धीरे। गोली दिल की धड़कनों के बीच निकलनी चाहिए, उस छोटे से विराम में जब पूरी दुनिया थम जाती है। ट्रिगर को धीरे से और बैरल की दिशा में दबाना चाहिए, किनारों की तरफ झटका मत दो। कर्ण बगल में लेटकर हर शब्द को सोख रहा था। यह शाम का निशानेबाजी का अभ्यास उनकी खास परंपरा बन गई थी, जब से लड़का वेटरनरी की पहली साल की पढ़ाई से गर्मी की छुट्टियों में वापस आया था। इस साल उसकी नज़रों में कुछ बदलाव दिखा था, जैसे किसी तरह की चिंता उसकी आंखों की गहराई में बस गई हो। पता है पापाजी, कर्ण ने निशाना लगाते हुए कहा, जब मैं पिछली बार घर आया था, मम्मी ने एक बार भी हमारे साथ खाना नहीं खाया। वह बदल गई है। अर्जुन चुप रह गए। क्या कहते जब बेटा सही कह रहा हो? प्रिया जैसे बदल गई थी जब से वह मल्होत्रा के चुनावी अभियान की प्रमुख बनी थी। डिजाइनर सूट, नया हेयर स्टाइल, देर तक घर न आना। अब उससे अलग तरह की खुशबू आती थी, महंगे परफ्यूम और महत्वाकांक्षाओं की। फोन की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया, जैसे किसी ने गोली चलाई हो। अर्जुन स्क्रीन देखने से पहले ही जान गए थे कि कौन है। अर्जुन जी, प्रिया की आवाज में रेशम में लिपटी रेत का एहसास था। आज रणनीति की अहम बैठक है। चुनाव बहुत नजदीक हैं, बहुत काम है। खाने का इंतजार मत करिएगा, राजेश जी का कहना है। राजेश जी, अर्जुन ने बेटे की चिंतित नजर को पकड़ा। कब से मल्होत्रा साहब? सिर्फ राजेश जी हो गए। मल्होत्रा साहब, प्रिया ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ सुधारा। उनका कहना है कि यह चुनाव हमारे राज्य को बेहतर बनाने का मौका है। आप समझते हैं न यह कितना महत्वपूर्ण है? अर्जुन सिर्फ यह समझ रहे थे कि उनकी पत्नी अब नारों और वादों की भाषा बोल रही थी, राजनीतिक खेलों की पराई भाषा। वह महसूस कर रहे थे कि वह उनकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रही है। बिल्कुल प्रिया, मैं और कर्ण संभाल लेंगे। उन्होंने वाकई संभाल लिया। कल की बची हुई भुनी हुई सब्जी गर्म की, उस मजबूत शीशम की मेज पर 2 लोगों के लिए खाना लगाया जो अर्जुन ने अपने हाथों से बनाई थी। चुपचाप खाना खाया, छत के पंखे की आवाज और दूर से घोड़ों की हिनहिनाहट के बीच। मम्मी भूल गई हैं कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। कर्ण ने प्लेट हटाई, उसकी आवाज दबी हुई नाराजगी से कांप रही थी। याद है आपने अपनी यूनिट के बारे में क्या कहा था? कि अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को याद था, सब कुछ याद था। कारगिल की बर्फीली चट्टानों पर वह दिन जब उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोया था, और वह कसम जो उन्होंने खुद से खाई थी, परिवार पवित्र है, यह वह खाई है जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दरवाजे की घंटी अलार्म की तरह बजी।
दहलीज पर प्रिया खड़ी थी, चमकती हुई सिक्के की तरह, और उसके पीछे राजेश मल्होत्रा तार की तरह तना हुआ, ऐसे सूट में जिसकी कीमत अर्जुन के पूरे अस्तबल से ज्यादा होगी। जी, प्रिया घर में घुसी, उन नए परफ्यूम की सुगंध छोड़ती हुई। हमारे पास शानदार खबर है। मल्होत्रा ने अर्जुन से हाथ मिलाया, उस खास ताकत के साथ जिसे नेता मर्दानगी समझते हैं। उनकी मुस्कान हजार आईनों के सामने रिहर्सल की हुई थी। मेजर साहब, आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले पहुंचती है। पैरा एसएफ में 15 साल, 2 अशोक चक्र, आतंकवाद निरोध में विशेषज्ञता, वह अतीत की बात है। अर्जुन ने बात काटी। उन्हें पसंद नहीं था जब उनकी सैन्य फाइल को विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। शायद वापसी का समय आ गया है। मल्होत्रा ने उस अनौपचारिकता के साथ कुर्सी पर बैठे जैसे राजा सिंहासन पर बैठते हैं। हमारे पास मुझ पर होने वाले हमले की जानकारी है। विपक्षी दलों का गंदा खेल, और कुछ नहीं। लेकिन मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। कर्ण दरवाजे पर पहरेदार की तरह खड़ा था। उसकी आंखें पिता, माँ और इस आदमी के बीच घूम रही थीं, जो उनके घर में बड़ी राजनीति की गंध लेकर आया था। मुझे एक अंगरक्षक चाहिए, अर्जुन। एक पेशेवर। दीवार। एक ऐसा आदमी जिस पर मैं अपनी जान पूरी तरह और बिना शर्त भरोसा कर सकूं। मैंने यह सब छोड़ दिया है, साहब, अर्जुन ने सिर हिलाया। अब मेरी जिंदगी अलग है। माफ करें। प्रिया उनके सामने घुटनों पर बैठ गई, उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो निराशा जैसा लग रहा था, या फिर निराशा का बहुत अच्छा अभिनय। सोचिए जी, इसे दूसरे नजरिए से देखिए। हम फिर से साथ में समय बिताएंगे, पहले की तरह। क्या आप यही नहीं चाहते थे? अर्जुन अपनी पत्नी को देख रहे थे, और उन्हें वह नहीं दिख रही थी जो अब थी, सजीदजी, परफेक्ट मैनिक्योर और हेयर स्टाइल के साथ, बल्कि बिलासपुर की वह लड़की दिख रही थी जो 20 साल पहले उनकी अटपटी अदाओं पर हंसती थी, जो उनका कारगिल से लौटने का इंतजार करती थी, जिसने उन्हें बेटा दिया था। मैं सोचूंगा, अंततः उन्होंने कहा। राजेश मल्होत्रा और प्रिया एक ही गाड़ी में चले गए। मोड़ पर, जहां फार्म का कच्चा रास्ता मुख्य सड़क से मिलता था, मर्सिडीज एक अदिखाई जंगली पगडंडी पर मुड़ गई। चांदनी में देखा जा सकता था कि प्रिया मल्होत्रा की तरफ झुकी, उनके होंठ एक भूखी और जल्दबाजी भरी चुंबन में मिले। वह मान जाएगा, प्रिया ने चुंबन से मुंह हटाते हुए फुसफुसाया। मैं अपने पति को जानती हूँ। और अगर नहीं माना, मल्होत्रा ने मालिकाना हक के साथ उसके बालों में हाथ फेरा। मान जाएगा। उस शादी को बचाने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे लिए बर्बाद किया है। वह हंसी, और इस हंसी में उस औरत का कुछ भी नहीं था जो अभी अभी अपने पति के सामने घुटनों पर बैठी थी। इसी समय फार्म पर कर्ण ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। कुछ गड़बड़ है, पापाजी। मुझे पेट से लग रहा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वे भी यह महसूस कर रहे थे, जैसे रेगिस्तान में आंधी आने से पहले महसूस होती है। लेकिन यह विचार कि इससे उनकी टूटती शादी बच सकती है, उनके दिल में जड़े जमा चुका था। अगली सुबह उन्होंने मल्होत्रा को फोन किया और हाँ कर दी। इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कहीं दिल की गहराई में वे जानते थे, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 2। खतरा। राजेश मल्होत्रा का चुनावी दफ्तर दिल्ली के कनॉट प्लेस में लाल ईंट की 3 मंजिला इमारत में था। अर्जुन ने अपनी पुरानी मारुति जिप्सी को चमकती ऑडी और बीएमडब्ल्यू के बीच पार्क की, ऐसा महसूस करते हुए जैसे कोई किसान किसी शाही दरबार में आ गया हो। उन्होंने अपना ब्लेजर ठीक किया। अनजाना कपड़ा उन पर ऐसे फिट हो रहा था जैसे गाय पर जीन, और अंदर गए। प्रवेश द्वार पर गार्ड, दफ्तरी कर्मचारी की घबराई हुई निगाहों वाला एक जवान लड़का, उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। अर्जुन के चलने के तरीके में, उनके सिर रखने के अंदाज में और परिवेश को स्कैन करने के तरीके में कुछ ऐसा था जो कहता था, यह आदमी खुद किसी को भी रोक सकता है।
अर्जुन प्रिया कोने से एक विदेशी पक्षी की तरह निकली, समुद्री लहरों के रंग के सूट में और ऐसे जूतों में जिनकी कीमत शायद उनके सभी घोड़ों के महीने भर के चारे के बराबर होगी। मुझे खुशी है कि आपने अंततः फैसला कर लिया। पता है, मैं रात भर सो नहीं सकी, हमारे बारे में सोच रही थी कि हम कैसे एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अर्जुन अपनी पत्नी को देख रहे थे। उसमें बिलासपुर की उस लड़की को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिसने कभी सुख दुख में साथ रहने की कसम खाई थी। उन्होंने इस काम के लिए हाँ एक पीड़ादायक बेनींद रात के बाद कही थी, जब उन्होंने सभी विकल्पों पर गौर किया और समझा यह उनकी शादी बचाने का आखिरी मौका था। मैं भी हमारे बारे में सोच रहा था, उन्होंने धीरे से कहा ताकि आसपास से गुजरने वाले कर्मचारी न सुने। शायद तुम सही कह रही हो। शायद साथ काम करते हुए हम फिर से एक परिवार बन जाएं। प्रिया एक पल के लिए थम गई, उसकी आंखों में कुछ चमका, या तो अपराध बोध की छाया या सावधानी से छुपाई गई जीत। आइए आपका दफ्तर दिखाती हूँ। राजेश जी, यानी मल्होत्रा साहब इंतजार कर रहे हैं। उनकी पत्नी दफ्तर के गलियारों में मछली की तरह तैर रही थी, दर्जनों लोगों से नमस्ते करती हुई, जिनके चेहरे अर्जुन के लिए एक धुंधली तस्वीर में मिल जाते थे। वे सभी एक दूसरे से मिलते जुलते थे, जवान, महत्वाकांक्षी, एक जैसी सफेद दांतों की मुस्कान और तेज निगाहों के साथ। अरे, यहाँ आ गए मेरे नए रक्षक देवता। राजेश मल्होत्रा शीशम की विशाल मेज से उठे, हाथ बढ़ाते हुए। सच कहूं, उम्मीद नहीं थी कि आप मान जाएंगे। प्रिया कह रही थी, आप अपने फार्म से चिपके हुए हैं। लगा कि बदलाव का समय आ गया है। अर्जुन ने बढ़ाए गए हाथ से हाथ मिलाया, मन में नोट करते हुए कि नेता की हैंडशेक बहुत नरम है, तस्वीरी उनकी मुस्कान की तरह। और हमारा यह विनम्र निवास कैसा लगा? अर्जुन ने धीरे धीरे दफ्तर को देखा, सभी संभावित खतरों को नोट करते हुए। बहुत सारी खिड़कियां हैं, सामने से स्नाइपर के लिए परफेक्ट पोजीशन, बुलेट प्रूफ शीशे और सुरक्षा पर्दे लगाने होंगे, और फर्नीचर भी बदलना होगा। आपकी मेज किसी भी अच्छी दूरबीन वाली राइफल के लिए बिल्कुल साफ दिख रही है। मल्होत्रा की मुस्कान थोड़ी कम चमकदार हो गई। प्रिया बेटी, हमें एक मिनट अकेले छोड़ दो। अर्जुन ने देखा कि उनकी पत्नी ने निकलने से पहले एक सेकंड के लिए राजनेता पर अपनी नजर टिकाई। उस नजर में कुछ ऐसा था जो उनकी चेतना को खरोंच गया, लेकिन विचार फिसल गया। दरवाजे पर एक चिंतित सहायक झांका। मल्होत्रा साहब, 1 घंटे में रामलीला मैदान में रैली है। दिन तेजी से बीता। अर्जुन ने रूट चेक किए, लोगों को तैनात किया, ड्राइवरों को निर्देश दिए। वे महसूस कर रहे थे कि कैसे पुराने इंस्टिंक्ट वापस आ रहे हैं, जैसे धूल से भरी मशीन को अचानक तेल दिया गया हो और चालू किया गया हो। रामलीला मैदान लोगों से भरा हुआ था। कम से कम 2000 लोग भावी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जमा थे। अर्जुन मंच पर मल्होत्रा के पीछे खड़े थे जब उन्होंने भीड़ में हलचल देखी। फटे जैकेट में कोई आदमी आगे की तरफ धक्का मुक्की कर रहा था, उसका हाथ अंदरूनी जेब में था। सब कुछ सेकंड के हिस्सों में हुआ। अनजान व्यक्ति के हाथ में धातु की चमक, खासकारी झटका। अर्जुन ने ऐसा गर्म इलाकों में सैकड़ों बार देखा था। ग्रेनेड, उन्होंने सोचा नहीं। शरीर खुद ही काम कर गया। 15 साल की ट्रेनिंग जो अवचेतन में गहरी बैठी थी। एक झटके से उन्होंने मल्होत्रा को गिराया, अपने शरीर से उन्हें ढकते हुए, दूसरे में लुढ़के फेंकी गई चीज को पकड़ते हुए उसे अपने सीने से दबाया, धमाके को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार। सेकंड अनंतता में खिंच गए। भीड़ की चीखें, पैरों की आवाज, दूर से सायरन की आवाज। धमाका नहीं हुआ। अर्जुन के हाथों में एक आलू था, फॉयल में लपेटा हुआ। शैतान का आलू। बाद में, जब पुलिस ने गवाहों से पूछताछ खत्म की और डरी हुई भीड़ को तितर-बितर किया गया, मल्होत्रा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। इसीलिए मैंने आपको चुना है, अर्जुन। ऐसे रिफ्लेक्स पैसों से नहीं खरीदे जा सकते।
और दफ्तर के दूर के कोने में प्रिया मल्होत्रा के होठों से जल्दी जल्दी चुंबन ले रही थी। वह परफेक्ट है, वह फुसफुसा रही थी। सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा है। शाम को फार्म पर वापस आकर अर्जुन ने बेटे को अस्तबल में पाया। कर्ण अपनी प्रिय भूरी घोड़ी को साफ कर रहा था, लेकिन उसकी हरकतों से पता चल रहा था कुछ गड़बड़ है। न्यूज़ देखी? कर्ण ने बिना मुड़े कहा। ब्रश उसके हाथों में तेज घबराए मूवमेंट्स में चल रहा था। पार्क में जो हुआ उसके बारे में पता है? सबसे अजीब बात क्या है? सिक्योरिटी तक नहीं हिली। सिर्फ आपने रिएक्ट किया। पुराने रिफ्लेक्स काम कर गए। अर्जुन ने दूसरा ब्रश लिया, बेटे के साथ शामिल होते हुए। ऐसे वक्त में सोचते नहीं, बस करते हैं। नहीं पापा जी, आप नहीं समझ रहे। कर्ण इतनी तेजी से मुड़ा कि घोड़ी हिनहिनाई। मैंने रिकॉर्डिंग 3 बार देखी है। गार्ड मूर्ति की तरह खड़े थे, जैसे जानते हों कि यह सच्चा खतरा नहीं है। और मम्मी? वह डरी भी नहीं। खड़ी देख रही थी जैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा हो। कर्ण, नहीं सुनिए, वह बदल गई है जब से इस राजनेता से जुड़ी है। मैं देख रहा हूं। वह मुश्किल से घर आती है, और जब आती है उससे दूसरे परफ्यूम की खुशबू आती है। उसकी मुस्कान अलग है, नजर अजनबी है। आपने ही तो मुझे डिटेल्स पर ध्यान देना सिखाया था। अर्जुन रुक गए। उन्होंने ऐसी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया था। देर से आना, नया परफ्यूम, अजीब नजरें। इन पर आंख मूंदना आसान था, उन सवालों से जिनके जवाब उनकी दुनिया को तबाह कर सकते थे। वह बस अपना करियर बना रही है, बेटा। नहीं पापा जी, कर्ण की आवाज में स्टील था। वह उन सब चीजों के साथ धोखा कर रही है जो आपने मुझे सिखाई हैं। याद है आपने परिवार के बारे में क्या कहा था? कि कुछ चीजें करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कहीं दूर बादल गरजे, तूफान आ रहा था, और सिर्फ फार्म के ऊपर नहीं। अर्जुन अपने पूरे अस्तित्व से खतरे को भांपने के आदि शरीर के हर कोशिके से यह महसूस कर रहे थे। मुझे इसे अंत तक ले जाना होगा, बेटा। अपने परिवार को बचाने की कोशिश करनी होगी। तो मैं आपको कवर करूंगा, पापा जी। कर्ण ने पिता के कंधे पर हाथ रखा। जैसा आपने सिखाया है, कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ना। उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ संकल्प था जो अर्जुन ने पहले नहीं सुना था। उनका लड़का बड़ा हो गया था, शायद बहुत जल्दी। अध्याय 3। जाल सड़क नागिन की तरह पहाड़ों में चढ़ रही थी, और इसका हर मोड़ अर्जुन सिंह के भाग्य के चारों ओर घूमती कुंडली का एक नया चक्कर था। वे बुलेट प्रूफ इनोवा क्रिस्टा चला रहे थे, बीच बीच में रियर व्यू मिरर में राजेश मल्होत्रा पर नजर डालते हुए। राजनेता पीछे की सीट पर कुछ कागज देख रहे थे, कभी कभी फोन में नोट्स डिक्टेट कर रहे थे। प्रिया उनके बगल में सिर उनके कंधे पर रखकर सो रही थी। कैंपेन मैनेजर के लिए बिल्कुल सामान्य जेस्चर, लंबे दिन के बाद थकी हुई। बहुत सामान्य। वे शिमला के पास एक रिसॉर्ट से वापस आ रहे थे, पहाड़ी स्टेशन जहां स्थानीय अमीरों ने भावी मुख्यमंत्री का चेकबुक से समर्थन करने के लिए चैरिटी इवेंट रखा था। दिल्ली तक करीब 2 घंटे का सफर था। पहला खतरनाक संकेत अर्जुन ने नहीं, ट्रैकिंग सेंसर्स ने दिया, जो उनकी जिद पर लगाए गए थे। बिना नंबर प्लेट की काली एसयूवी पिछले 15 मिनट से उनके पीछे चल रही थी, वही दूरी बनाए हुए। हमारी पूंछ लगी है। अर्जुन ने मल्होत्रा पर एक तेज नजर डाली। काली फॉर्च्यूनर, 2 गाड़ी पीछे। शायद सिर्फ इत्तफाक। मल्होत्रा ने अपने कागजों से नजर उठाई, लेकिन उनकी आवाज में खास चिंता नहीं थी। 3 मोड़ पहले हमारे साथ एक और वैसी ही गाड़ी जुड़ गई, बिना नंबर के। प्रिया जाग गई, उसकी आंखों में डर जैसा कुछ चमका। या डर का अच्छा अभिनय। अर्जुन जी, क्या हो रहा है? उन्हें जवाब देने का समय नहीं मिला। अगले मोड़ के बाद तीसरी एसयूवी ने रास्ता रोक दिया था,
सड़क के आर पार रखी हुई। क्लासिक घेराबंदी, दो पीछे से एक सामने से। अर्जुन ने ऐसा गर्म इलाकों में सैकड़ों बार देखा था। कसकर पकड़िए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक्सेलरेटर को फ्लोर पर दबाते हुए। तुम क्या कर रहे हो? मल्होत्रा आगे झुके। तुम हम सबको मार दोगे। अगर रुके तो पक्का मारे जाएंगे। 6 टन बुलेट प्रूफ इनोवा क्रिस्टा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राह रोकने वाली एसयूवी से टकराई। आवाज ऐसी थी जैसे किसी दैत्य ने एल्यूमिनियम का डिब्बा मसल दिया हो। उन्हें झटका लगा, लेकिन सुरक्षा सिस्टम ने परफेक्ट काम किया। सिर्फ मल्होत्रा के कागज कन्फेटी की तरह बिखर गए। अर्जुन ने गाड़ी से जितना निकाल सकते थे निकाला, जब तक वे पहाड़ों से नीचे उतरते रहे। पीछा करने वाले पीछे रह गए, शायद अपने टूटी एसयूवी में फंसे साथियों की मदद करने रुक गए। क्या बला है? मल्होत्रा को आखिरकार आवाज मिली। तुम हम सबको मार सकते थे। अगर हम रुकते तो हमें पक्का मार देते। अर्जुन शांत थे, सिर्फ उंगलियां स्टीयरिंग को थोड़ा ज्यादा कसकर पकड़े हुए थीं। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। 3 गाड़ियां, कोऑर्डिनेट एक्शन, रास्ता रोकना। प्रोफेशन काम। हे भगवान, प्रिया ने होठों पर हाथ दबाया। मतलब खतरे सच्चे थे। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में उसकी नजर पकड़ी। उसमें कुछ गलत था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा डर जो अभी अभी सच्चे खतरे में था। जैसे वह किसी और चीज से डर रही हो। पुलिस ने छोड़ी गई एसयूवी 1 घंटे बाद पाई। यह चोरी की निकली, 3 दिन पहले चंडीगढ़ से चुराई गई। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई निशान नहीं। प्रोफेशनल्स। आधी रात के बाद घर लौटकर अर्जुन ने बेटे को शूटिंग रेंज पर पाया। पूर्णिमा की रोशनी में कर्ण बार बार अपने पिता की राइफल उठा रहा था, मूवमेंट्स को ऑटोमेटिक बनाने तक प्रैक्टिस कर रहा था। नींद नहीं आ रही। अर्जुन बिना आवाज के पास आए, लेकिन बेटा चौंका भी नहीं। मैं उस पर सोच रहा हूं जो आपने बताया था कि विश्वसनीय बैकअप होना कितना जरूरी है। कर्ण ने राइफल नीचे की। मुझे सिखाएंगे? सच में तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि सब कुछ बिखर रहा है, पापाजी। मम्मी मुश्किल से घर आती हैं। जब आती हैं, उनसे व्हिस्की और पराये कोलोन की खुशबू आती है। और आज आज आपको भी मार सकते थे। अर्जुन बेटे को देख रहे थे और उसमें खुद को दिख रहा था, उस खुद को जिसने 20 साल पहले अपने देश और अपने परिजनों की रक्षा की कसम खाई थी। कर्ण सही कह रहा था, उन्हें बैकअप की जरूरत थी। खासकर अब। ठीक है, उन्होंने जेब से चाबी निकाली। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अस्तबल के दूर के कोने में घास के ढेरों के पीछे एक अदिखाई दरवाजा था। उसके पीछे एक छोटा कमरा, हथियारों के भंडार की तरह तैयार किया गया। यहाँ अर्जुन अपनी फौजी शस्त्रागार रखते थे, वह जो वे अतीत में नहीं छोड़ सके थे। ड्रैगुनोव एसवीडी। उन्होंने सेफ से वह राइफल निकाली जिसने कभी कारगिल की पहाड़ियों में उनकी जान बचाई थी। लंबी दूरी के शॉट के लिए सबसे अच्छी। इसी से मैं यूनिट का बेस्ट स्नाइपर बना था। अगले 2 घंटे उन्होंने हथियार तोड़ने और जोड़ने में बिताए, जब तक कर्ण की हरकतें एकदम सटीक और आत्मविश्वास से भरी नहीं हो गईं। पूर्व में आसमान सुबह होने लगा था जब वे खत्म हुए। पता है स्नाइपर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अर्जुन ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। असल निशाना नहीं, सही वक्त का इंतजार करना। कभी कभी घंटों तक। और पूरा यकीन कि तुम सही काम कर रहे हो, जैसे आज सड़क पर किया। हाँ, कभी कभी फैसला सेकंड के हिस्से में करना पड़ता है। और तुम्हें नतीजों के साथ जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे नहीं जानते थे कि इसी समय प्रिया अपने घर के अपने बिस्तर पर बेनींद लेटी छत को अनदेखी नजरों से देख रही थी। उसका फोन धीरे से कंपा। मल्होत्रा का मैसेज। सब कुछ प्लान के मुताबिक। उसने अपनी वफादारी साबित कर दी। जल्दी। उसने मैसेज डिलीट किया और आंखें बंद कीं।
अपने बेडरूम के अंधकार में प्रिया सिंह मुस्कुराई, उस मुस्कान से जो न तो उसके पति ने कभी देखी थी न उसके बेटे ने। अध्याय 4। सच। चुनाव से एक दिन पहले राजेश मल्होत्रा का दफ्तर एक उकसाए गए छत्ते की तरह गुंजा रहा था। अर्जुन सिक्योरिटी रूम में बैठे सिस्टमेटिक तरीके से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहे थे। डीडे से पहले अंतिम सिक्योरिटी चेक, फौज के दिनों से उनकी निजी परंपरा। कभी नहीं पता कि कौन सा छोटा डिटेल अहम साबित हो। उनके सामने 4 मॉनिटर इमारत के अलग अलग हिस्से दिखा रहे थे, गलियारे, हॉल, बैक एंट्री, पार्किंग। उस इंसान की शांत रूटीन जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल हर छाया में खतरा देखने में बिताए थे। रिवाइंड बटन पर उंगली ऑटोमेटिक मोड में चल रही थी। 5 मिनट आगे चेक, फिर 5 मिनट। पिछली शाम की रिकॉर्डिंग। तीसरी मंजिल का अंधेरा गलियारा, जहां मल्होत्रा का निजी दफ्तर था। बेज सूट में जाना पहचाना फिगर प्रिया। वह इधर उधर देखती है और दफ्तर के दरवाजे में फिसल जाती है। कुछ असामान्य नहीं, वह उनकी कैंपेन मैनेजर है। अर्जुन आगे बढ़ाने ही वाले थे जब कुछ ने उनका ध्यान खींचा। वही इंस्टिंक्ट जिसने उनकी जान कई बार बचाई थी। वे रिकॉर्डिंग वापस ले गए। प्रिया दफ्तर में जाती है। 1 मिनट बाद मल्होत्रा दिखते हैं। सामान्य मीटिंग। रिवाइंड बटन पर उंगली रुक गई। उनकी हरकतों में कुछ गलत था, बहुत। अंतरंग। मल्होत्रा के दफ्तर में कैमरा इस तरह लगाया गया था कि पूरा परिमीटर दिखे। खुद अर्जुन ने जिद की थी जब उन्होंने काम ज्वाइन किया था। अब वे इसके लिए लगभग पछता रहे थे। उनकी पत्नी शीशम की मेज पर दबी हुई मल्होत्रा के आलिंगन का खुशी से जवाब दे रही थी। उसके हाथ उनके बालों में उलझे थे और उनकी हथेलियां उसके शरीर पर पुराने परिचितों के आत्मविश्वास से फिसल रही थीं। कल सब खत्म हो जाएगा, प्रिया की आवाज जुनून से भरी थी। हम साथ होंगे मेरी देवी। मल्होत्रा ने उसे कसकर पकड़ा। मेरी निर्दयी देवी। अर्जुन स्क्रीन को उस इंसान की अनपलकी निगाहों से देख रहे थे जो अपनी दुनिया को टुकड़े टुकड़े होते देख रहा है। कितनी बार उन्होंने इस दफ्तर में इस तरह मुलाकात की होगी? जब वे गलियारों में गश्त लगा रहे थे, बाहरी खतरे को देख रहे थे, असली धोखा उनकी नाक के नीचे हो रहा था। रिकॉर्डिंग जारी रही। सब कुछ उस मेज पर जारी रहा जहां अभी सुबह सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई थी। अर्जुन खुद को स्टॉप बटन दबाने पर मजबूर नहीं कर सके। उनके अंदर कुछ इसे अंत तक देखने की मांग कर रहा था, इस प्याले को तलछट तक पीने की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्रिया फुसफुसाई, और ये शब्द जो कभी उनके थे, अब उनके शरीर के हर कोशिके में दर्द बनकर गूंजे। मल्होत्रा ने कुछ जवाब दिया, लेकिन अर्जुन अब नहीं सुन रहे थे। उनके सिर में एक ही विचार पल्स कर रहा था, सब कुछ झूठ था। उसका हर शब्द उनकी शादी बचाने के बारे में, हर नजर, हर स्पर्श। उनका यहाँ काम भी किसी विकृत योजना का हिस्सा था। वे सिक्योरिटी रूम के अंधकार में बैठे, महसूस करते हुए कि अंदर कुछ ठंडा और डरावना बढ़ रहा है। गुस्सा नहीं, वे गुस्से से निपटना जानते थे। दर्द नहीं, दर्द से भी उनकी जान पहचान थी। यह कुछ और था, उस खालीपन जैसा जो ट्रिगर दबाने से 1 सेकंड पहले सीने में बनता है। फोन कंपा। प्रिया का मैसेज, जी मत भूलिएगा कल अहम दिन है। सुबह 8 बजे दफ्तर में मीटिंग। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर लटक गईं। उस औरत को क्या जवाब दें जिसने सिर्फ उनका भरोसा नहीं बल्कि 20 सालों में उनके बीच जो कुछ था सब धोखा दिया था। जिसने उनकी शादी को मजाक और उनकी वफादारी को हंसी का विषय बना दिया था। आऊंगा, उन्होंने संक्षेप में लिखा। कल कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन, चुनाव का दिन। उन्हें इसे अंत तक पहुंचाना है, उसके लिए नहीं, मल्होत्रा के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए जो वे थे और हैं। उस इंसान के लिए जो हमेशा अपना फर्ज निभाता है। अर्जुन ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। सभी सिवाय एक के।
जो अब उनकी जेब में फ्लैश ड्राइव में महफूज था। वे उठे, 20 साल बूढ़े होने का एहसास करते हुए, और गलियारे में निकले। हॉल में उनकी प्रिया से मुलाकात हुई। वह परफेक्ट लग रही थी, एक बाल भी जगह से हटा नहीं था, लिपस्टिक बेदाग थी। उनकी पत्नी, अजनबी औरत, अर्जुन जी आप कुछ पीले लग रहे हैं। वह उनकी टाई ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाई, आदतन हरकत। वे हट गए, मुश्किल से दिखने वाला, लेकिन उसने महसूस किया। उसकी आंखों में चिंता चमकी। बस थकान है, उनकी आवाज समतल थी। कल अहम दिन है। हाँ, कल सब कुछ बदल जाएगा। उसने उस मुस्कान से मुस्कुराया जिसे वे कभी प्यार करते थे। बिल्कुल, अर्जुन ने जवाब दिया। सब कुछ बदल जाएगा। वे बाहर निकले, जहां अक्टूबर की शाम आसमान को पुराने खून के रंग में रंग रही थी। कहीं इमारत में उनकी पत्नी अब शायद फिर से अपने प्रेमी से मिल रही होगी, और वे अपना काम करेंगे अंत तक, क्योंकि अर्जुन सिंह इंतजार करना जानते थे और गोली चलाना जानते थे, और सबसे जरूरी सही वक्त चुनना जानते थे। अध्याय 5। निशाना। आप जानते हैं धोखे में सबसे डरावनी चीज क्या है? धोखे का तथ्य नहीं, इसके लिए इंसान तैयार हो सकता है। दर्द नहीं, वह गुजर जाता है, गोली के घाव की तरह भर जाता है। सबसे डरावना वह पल है जब आप धोखेबाज को वही सिक्का चुका सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ इसका विरोध करता है, कुछ जो आपको इंसान बनाता है। अर्जुन सिंह इसी के बारे में सोच रहे थे। उस ठंडी नवंबर की सुबह राजेश मल्होत्रा की हवेली के बरामदे में खड़े होकर। चुनाव का दिन खूबसूरत जिंदगी की पत्रिका की तस्वीर की तरह शुरू हुआ था। परफेक्ट कटा हुआ लॉन, बरामदे पर सागौन का महंगा फर्नीचर, इतालवी कॉफी मशीन से ताज़ी कॉफी की खुशबू। आखिरी सर्वे बस शानदार हैं। प्रिया बरामदे में आई, अपने डिजाइनर सूट में चमकती और बेदाग। उसने मल्होत्रा के सामने कॉफी का कप रखा, इतना सरल, लगभग अंतरंग जेस्चर। शाम तक, राजेश जी, आप नए मुख्यमंत्री होंगे। अर्जुन उन्हें देख रहे थे, और अंदर कुछ कसी हुई स्प्रिंग की तरह मुड़ रहा था। क्या वे जानते हैं कि उन्होंने कल रिकॉर्डिंग में उन्हें देखा है? क्या उन्हें अंदाजा है कि उन्होंने कितना दुख पहुंचाया है? पहले काली माइक्रोबस उन्होंने ही देखी, परिमीटर को लगातार स्कैन करने की प्रोफेशनल आदत। गाड़ी लगभग बेआवाज आई, जैसे कोई दबे पाव आने वाला शिकारी। बिना नंबर, टिंटेड शीशे, क्लासिक ऑफ द जॉनर। समय खिंच गया, जैसा कि सिर्फ उन पलों में होता है जब मौत आपकी गर्दन पर सांस ले रही हो। शीशा धीरे धीरे, लगभग आलस्य से नीचे आया, और सुबह की धूप में बैरल की काली धातु चमकी। यही था चुनाव का पल। एक सेकंड, पूरी अनंतता, फैसला करने के लिए। उनके अंदर का प्रोफेशनल योद्धा मर्द पहले से ही आगे झुक गया था, क्लाइंट को अपने शरीर से ढकने के लिए तैयार। लेकिन इंसान, पति, अपनी ही पत्नी से धोखा खाया व्यक्ति फुसफुसा रहा था, रुक जा, बस फ्रीज हो जा। एक सेकंड की देरी और न्याय हो जाएगा। कोई शक भी नहीं करेगा कि तुमने जानबूझकर देरी की। अर्जुन सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ देख रहे थे। गोली की आवाज, मल्होत्रा का गिरता शरीर, प्रिया की दहशत में चीख, उनकी योजनाओं का पूर्व जीवन के साथ ध्वस्त होना। इतना आसान था, बस देर करना। ट्रिगर दबाने से आसान, लेकिन कुछ और, नाराजगी और दर्द से बड़ा, उन्हें आगे धकेल गया। शायद वे सिद्धांत जो उन्होंने बेटे को सिखाए थे। शायद यह समझ कि धोखे से धोखे का बदला नहीं लिया जाता। वे कूदे, मल्होत्रा को गिराते हुए। गोली की आवाज पसलियों के टूटने की आवाज से मिल गई। गोली सीधे उन्हें लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट को पार करती हुई, दाएं कंधे के नीचे शरीर में धंसती हुई। दर्द तुरंत आया, अंदर सब कुछ जलाता हुआ। हे भगवान! हे भगवान! मल्होत्रा सच में डरकर चिल्लाए, उनका चेहरा चाक की तरह सफेद हो गया। वे गोली चला रहे हैं। सिक्योरिटी!
कोई चुप हो जाओ और जमीन पर गिर जाओ, अर्जुन ने सोचा, उठने की कोशिश करते हुए। लेकिन नहीं हो सका, शरीर मानने से इनकार कर रहा था। खून शर्ट में भीग रहा था, बरामदे के तख्तों पर फैल रहा था। उन्होंने बेल्ट पर पिस्तौल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर हरकत इतने दर्द से भरी थी कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। माइक्रोबस के दरवाजे खुले। मामला स्पष्ट रूप से अधूरा था। काले सूट में आदमी बरामदे की सीढ़ियों पर शिकारी की आराम से चढ़ा। उसकी पिस्तौल सीधी मल्होत्रा के सीने पर तनी थी। प्लीज, राजनेता ने हाथ उठाए, रेलिंग की तरफ पीछे हटते हुए। मैं वह सब करूंगा जो आप कहेंगे। कोई भी पैसा। मैं अपने विरोधी से ज्यादा दूंगा। अचानक मल्होत्रा लकड़बग्घे की तरह हंसे, आंसुओं तक। अर्जुन कुछ नहीं समझ रहे थे, क्या हो रहा है। अचानक किलर ने चुपचाप बैरल अर्जुन पर घुमाया। उसकी आंखों में न दया थी न संदेह, सिर्फ ठंडी प्रोफेशनलिज्म। बरामदे पर प्रिया आई। इतनी जल्दी नहीं, प्रिय, उसकी आवाज चाबुक की मार की तरह आई। वह घर से बाहर आई थी और उसकी हील्स बरामदे के तख्तों पर पास आते डेनोमेंट की स्पष्ट ताल बजा रही थीं। मुझे लगता है कि मेरे पति को मरने से पहले सच जानने का हक है। वह अर्जुन के पास घुटनों पर बैठी, उसके गाल पर उंगली फिराते हुए, ओह प्रिय, तुम हमेशा इतने सही थे, इतने अनुमानित सिपाही। मुझे जरा भी शक नहीं था कि मुश्किल वक्त में तुम गोलियों के सामने आ जाओगे। इसीलिए तुम भविष्य के मुख्यमंत्री की रक्षा में मरने वाले वीर अंगरक्षक की भूमिका के लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स थे। लेकिन बेशक पहले तुम्हारी मूर्खता का यकीन करना पड़ा। सभी हमले फर्जी थे। अर्जुन महसूस कर रहे थे कि खून बुलेट प्रूफ जैकेट में भीग रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है। नाटक, बेशक बेवकूफ। हमें एक सच्चे हीरो की जरूरत थी, पूर्व स्पेशल फोर्स, आदर्श नागरिक। कोई जिसकी मौत पूरे राज्य को हिला दे। वह अपने सुंदर नाखूनों को देखते हुए मुस्कुराई। और फिर, घायल उम्मीदवार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन मृत अंगरक्षक, ओह, यह वही है जो चुनाव जीतने के लिए चाहिए। वोटरों की सहानुभूति, जन आक्रोश की लहर। हमारे विरोधी पर आरोप और हमारी शादी, प्रिया, वह भी नाटक थी। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में सब सच था। लेकिन फिर मैं राजेश से मिली। उसने मल्होत्रा पर ऐसी नजर डाली जो इतने खुले जुनून से भरी थी कि अर्जुन को शारीरिक दर्द हुआ। उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दिखाई, वह जिंदगी जिसकी मैं हकदार हूं। तुम अपनी प्यारी गोबर में सड़ते रहोगे और मैं सोने में नहाऊंगी। उसने किलर को इशारा किया, खत्म करो। सिर में अर्जुन पिस्तौल की काली नाल को देख रहे थे। वे अब हिल नहीं सकते थे। खून का नुकसान अपना काम कर रहा था। उनकी सारी ट्रेनिंग, सारा अनुभव बेकार था। सिर्फ गरिमा से जाना बाकी था। गोली चाबुक की मार की तरह गूंजी। अब सब खत्म। लेकिन किलर की पिस्तौल से नहीं, कहीं और से। काले सूट वाला आदमी कटे पेड़ की तरह गिरा, माथे में साफ छेद के साथ। प्रोफेशनल का काम। राजेश, भगवान, प्रिया मल्होत्रा की तरफ दौड़ी। क्या हो रहा है? गोली चलाओ तुम। हमें उसे मारना है, उसने सब सुन लिया है। इस बेवकूफ को खत्म करो या हमारा अंत है। मल्होत्रा ने गिरे किलर की पिस्तौल उठाई, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था। वे नहीं समझ रहे थे कि किलर को किसने मारा, डर ने उन्हें लकवा मार दिया था। अचानक उन्होंने बैरल अर्जुन से प्रिया पर घुमाया। चुप हो जा। तूने ही सब बर्बाद किया है, अपने इस काउबॉय को मेरे दफ्तर में लाकर। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इसी वक्त सायरन की आवाज आई। बरामदा पुलिस वालों से भर गया। रिपोर्टर पहले से ही उसे फिल्म कर रहे थे, जो साल की सबसे बड़ी सनसनी बनेगी। अर्जुन ने अंधकार में डूबने से पहले आखिरी बार देखा,
उनकी पत्नी की कलाइयों पर हथकड़ी लगती हुई। और इसी समय स्कूल लाइब्रेरी की छठी मंजिल पर युवा स्नाइपर सावधानी से ड्रैगुनोव एसवीडी राइफल को 4x स्कोप के साथ डिसअसेंबल कर रहा था। घटनास्थल से ठीक 265 फुट दूर खिड़की पर सिर्फ 7.6254 एमएमआर कार्ट्रिज का खाली केस रह गया था। युवा निशानेबाज ने हथियार को केस में प्यार से रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता ने सिखाया था। अध्याय 6। योद्धा सच गोली के समान है, एक बार छूटने पर यह सीधी लाइन में उड़ता है और हमेशा अपना निशाना पाता है, कभी सेकंडों में, कभी सालों में, लेकिन नतीजा अपरिवर्तनीय है। अर्जुन सिंह ने गोली लगने के 2 दिन बाद अस्पताल के वार्ड में आंखें खोलीं। सबसे पहले उन्होंने बेटे का चेहरा देखा। कर्ण बिस्तर के पास बैठा था, हाथों में पुरानी बेसबॉल कैप पकड़े, वही जो वे शिकार पर जाते समय पहनते थे जब वह 12 का था। वापसी मुबारक पापाजी, बेटे की आवाज कर्कश थी, जैसे उसने इन दिनों में नींद न ली हो। डॉक्टर कहते हैं आप किस्मत वाले हैं। गोली धमनी से 1 मिलीमीटर चुकी। अर्जुन उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन शरीर में तेज दर्द हुआ। कुछ घाव दूसरों से ज्यादा समय लेते हैं भरने में। यह तुम थे, कोई सवाल नहीं, कथन। दिल की गहराई में वे स्पासक गोली की आवाज के पल से ही जानते थे। लाइब्रेरी की छठी मंजिल पर कर्ण ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में वही स्टील का संकल्प दिख रहा था जो अर्जुन अपने आईने में 15 साल सेवा के दौरान देखते थे। याद है आपने स्नाइपर्स के बारे में क्या कहा था? कि मुख्य बात गोली नहीं, सही वक्त का इंतजार करना है। वह रुका। मैं इंतजार कर रहा था। जब से आपने यह काम लिया था, आपके हर बाहर निकलने पर नजर रखी। कुछ कह रहा था, मुसीबत होगी। मैं हमेशा बैकअप पर था। लेकिन राइफल, वही ड्रैगुनोव। क्यों वही? 1 हफ्ते पहले आपके अस्तबल के छुपाने की जगह से निकाली थी। जानता था कि वह वहां रखी है जब से मैं 15 का था। गलियारे में कदमों की आवाज आई। एफबीआई के एजेंट बयान लेने आए थे। 1 महीने बाद कोर्ट शुरू हुआ। हॉल खचाखच भरा था। पत्रकार, राजनेता, आम लोग, सभी देखना चाहते थे कि न्याय कैसे होता है। प्रिया अंत तक डटी रही। तब भी जब अभियोजक ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पेश की जो उसकी मल्होत्रा के साथ मुलाकातें दिखा रही थी। तब भी जब किराए के हत्यारे के साथ फोन कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट पढ़े गए। सिर्फ जब कर्ण गवाही दे रहा था तब उसकी आंखों में कुछ हिला। अभियुक्त प्रिया सिंह, न्यायाधीश की आवाज शांत हॉल में गूंजी। आप हत्या के प्रयास के आयोजन में, गंभीर अपराध की साजिश में, चुनावी प्रक्रिया को बिगाड़ने के प्रयास में दोषी पाई गई हैं। अदालत आपको बिना पैरोल की संभावना के 25 साल कैद की सजा देती है। मल्होत्रा को उम्र कैद मिली। उनका राजनीतिक करियर नष्ट हो गया और उसके साथ प्रिया के शानदार जीवन के सपने भी। अखबार सुर्खियों से भरे थे। पिता पुत्र ने राजनीतिक हत्या रोकी, हीरो परिवार, कैसे देशप्रेम ने धोखे को हराया, 2 पीढ़ियों के स्नाइपर्स ने लोकतंत्र की रक्षा की। पिता और बेटे की कहानी, जो न्याय के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे, भारतीय मूल्यों का प्रतीक बन गई। जब अर्जुन आखिरकार फार्म पर वापस आए, पहला काम उन्होंने अस्तबल जाना किया। कर्ण पहले से ही वहां था, अपनी प्रिय भूरी घोड़ी को साफ कर रहा था। पता है बेटा, अर्जुन ने हाथ सेना और घोड़ों की खुशबू सोखी लकड़ी की दीवार पर फेरा। मैं सोच रहा था, यहाँ सर्वाइवल स्कूल खोलें। लोगों को सिर्फ गोली चलाना नहीं, यह भी सिखाएं कि किस चीज के लिए ट्रिगर दबाना चाहिए। कर्ण मुस्कुराया। और यूनिवर्सिटी का क्या? वेटरनरी पूरी करना काम आएगी। हमारे पास घोड़े होंगे, बहुत सारे घोड़े। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उत्तराखंड की पहाड़ियों पर डूबते सूरज को देखते हुए। पिता और पुत्र, 2 इंसान जो सम्मान की कीमत जानते थे और सही वक्त का इंतजार करना जानते थे।
6 महीने बाद फार्म के गेट पर नया साइन बोर्ड लगा, सिंह सर्वाइवल स्कूल। प्रिय चीजों की रक्षा सिखाते हैं। पहले छात्र वेटरन्स के बच्चे बने, अर्जुन जैसे लोगों के, जो जानते थे कि अपने निजी हितों से बड़ी चीज की सेवा का मतलब क्या है। एक शाम जब क्लासेस खत्म हो गईं, कर्ण ने पिता को शूटिंग रेंज पर पाया। अर्जुन डूबते सूरज को देख रहे थे, हाथों में पुराना ड्रैगनोव लिए। मम्मी के बारे में सोच रहे हैं? बेटे ने धीरे से पूछा। नहीं, अर्जुन ने सिर हिलाया। भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। इस बात के बारे में कि कुछ घाव तभी भरते हैं जब हम दूसरों को अपनी गलतियां न करने की सीख देते हैं। आसमान में सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे बुझ रही थीं, पहाड़ों को पुराने सोने के रंग में रंगती हुई। कहीं फेडरल जेल में प्रिया सिंह उसी सूर्यास्त को जेल की सलाखों से देख रही थी। कहीं एफबीआई के आर्काइव में उस केस का फाइल रखा था जिसे पत्रकारों ने दूसरा दिल्ली नाम दिया था। और यहाँ उत्तराखंड के फार्म पर दो लोग वही करना जारी रखे हुए थे जो वे सबसे अच्छा जानते थे, दूसरों को अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना सिखाना। क्योंकि कभी कभी सिर्फ गोली चलाना जानना काफी नहीं होता, यह भी जानना जरूरी है कि किस चीज के लिए ट्रिगर दबाना चाहिए और सबसे जरूरी किस चीज के लिए इसे नहीं दबाना चाहिए।